स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग ज्ञान को समझ रहे थे कि ज्ञान क्या है। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंतर्गत हमने स्टार्ट किया है कि ज्ञान क्या है। तो अब तक जितना भी हमने कहा ज्ञान का परिभाषा, ज्ञान की आवश्यकता, महत्व को हम इससे जस्ट पहले वाले इसमें देख चुके थे कि ज्ञान की आवश्यकता या उसका महत्व क्या है, क्योंकि जीवन है वह इस ज्ञान पर ही आधारित है। यहाँ पर एक बात को समझना, वापस मैं एक चीज को रिपीट करती हूँ कि कालिदास जी का एक दोहा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकार। अब इसके अंतर्गत आप देखिए ढोल, ढोल यानी कि जिसको कि हम बजाते हैं, ठीक है, ढोल यानी कि जिसे हम बजाते हैं। वो बजेगा कब? जब वह अंदर से खाली हो। अगर वह भरा हुआ है तो वह बजेगा नहीं। इसलिए ढोल यानी कि जिसको हम बजाते हैं, अर्थात वो अंदर से खाली है। फिर क्षुद्र यानी कि ये वह, क्योंकि हम एक प्राचीन काल में या आदि काल में हम कहें कि हमारी समाज की जो व्यवस्था थी वह वर्ण पर आधारित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनमें जो कर्म पर आधारित ये वर्ण व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति जिस तरह का कर्म करता है वो उस वर्ण का व्यक्ति माना जाता है या वो उस वर्ण का सदस्य माना जाता है। जैसे कि वैश्य है, वैश्य अगर ब्राह्मणों से जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को सीख लेता है, शिक्षा अर्जित कर लेता है और एक आध्यात्म से संबंधित समस्त क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं या यूँ कहा जाए कि एक ब्राह्मण के लिए जितने भी कार्य सुनिश्चित है अगर उनको शिक्षा देने की क्षमता आदि अगर वो प्राप्त कर लेता है तो वह वैश्य की अपेक्षा ब्राह्मण कहलाने लगता है। तो वही बात है कि उसी आधार पर शूद्र वर्ण कौन सा था? ये वह वर्ण था जो कि मानसिक रूप से, जिसको कि हम वर्तमान में जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो बुद्धि का वर्गीकरण है उसके अंतर्गत सबसे अंतिम वर्ग, जिसको कि हम जड़ बुद्धि कह सकते हैं, ऐसी बुद्धि के व्यक्ति जो कि स्वयं से किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकते, स्वयं किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं कर सकते, वो बताए या ताकत का कार्य कर लेंगे या फिर बताए कार्य के अनुकूल जो समझ, मतलब जिस तरह से अब तक करते आए उस कार्य को ही कर सकते हैं। अर्थात कि जो केवल एक या तो श्रम का कार्य कर सकेंगे या फिर बताए का अनुसार जो थोड़ा बहुत कार्य है बस वही कर सकते हैं। अर्थात कि ये हम कहें कि ये वे वर्ग होते हैं जो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकते, ये वे वर्ग होते हैं जो कि क्षत्रिय का कार्य नहीं कर सकते, यहाँ तक कि बल की आवश्यकता क्षत्रिय वर्ण में भी है। तो वहाँ पर भी इन्हें उसका युद्ध कला में वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि उनकी बुद्धि उतनी कार नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को शूद्र वर्ण में रखा जाता है, अर्थात कि जो बुद्धि को अर्जित नहीं कर पाते हैं वही लोग शूद्र वर्ण के अंतर्गत माने जाते। उसके बाद क्षत्रिय यानी कि जो, तो इसी वजह से एक वर्ण था जिसको हम शूद्र वर्ण कहते हैं, तो वो वर्ण जो शिक्षा अर्जित नहीं कर, अर्थात कि शिक्षा जिसके पास नहीं है वो अंदर से खाली है। गंवार और जो पशु है, पशु जो कि निश्चित है कि पशु शिक्षित नहीं हो सकता, वो जो जन्मजात गुण है उनके आधार पर वो कार्य करता है। और नारी के लिए भी यही कहा, क्योंकि उस समय नारी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, वो शिक्षित नहीं थी। इसीलिए अर्थात कि ज्ञान मनुष्य के जीवन के लिए बहुत, अगर इसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि इस दोहे की व्याख्या को अगर समझते हैं तो इस व्याख्या में, इस दोहे में स्पष्ट है कि ज्ञान के बिना किसी भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे वो किसी भी प्राणी मात्र का, चाहे वो पशु है, चाहे कोई वाद्य है, कुछ भी, ज्ञान के बिना उनका कोई भी महत्व नहीं है। ढोल भी हमको तभी अच्छा लगता है जब वह ज्ञान यानी कि एक सही भाव पर, सही जगह, सही सुर को प्रदान करे, सही रिदम को प्रदान करेगा, तभी वह हमें अच्छा लगेगा। जो कर्कश आवाज या सही रिदम नहीं देगा तो हमें वह भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो वही बात है कि ज्ञान मनुष्य के जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता को माना गया है। तो अब इस
ज्ञान क्या क्या कार्य करता है, आज हमें इसे समझना है। तो सबसे पहली बात आती है कार्य में व्यक्तिगत कार्य। ज्ञान के व्यक्तिगत कार्य या व्यक्ति संबंधी कार्य। अब इसमें क्या है, ज्ञान इस व्यक्ति संबंधी कार्यों में किस किस तरह के कार्य करता है। तो सबसे पहले है अतिरिक्त शक्तियों का विकास। अतिरिक्त शक्तियों का विकास यानी कि ज्ञान जो जैसे कि सामान्य ज्ञान है, वह उस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति एक मूलभूत जो आवश्यकता या कहना चाहिए कि प्राथमिक ज्ञान, प्राथमिक सूचनाएं जो हैं उनको अर्जित करता है और उनके आधार पर विशिष्ट या विशेषज्ञता हासिल करता है या एक विशेष कौशल को वो हासिल कर पाता है। तो अतिरिक्त शक्तियों का विकास ज्ञान के माध्यम से होता है, यानी कि ज्ञान का कार्य है कि यह एक तरह से विशिष्ट ज्ञान का समर्थन करता है कि सामान्य ज्ञान जो कि जिसको हम समझ सकते हैं कि जैसे क्लास 10 तक की जो शिक्षा है वो सामान्य ज्ञान है। 10वीं के बाद में हम सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं कि हमें साइंस लेना है, हमें आर्ट्स लेना है, हमें कॉमर्स लेना है, हमें क्या लेना है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जब 10th के बाद में जब हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, यानी कि वे ऐच्छिक यानी कि वे विशेष योग्यता को हासिल करने के लिए दिए गए विषय होते हैं। तो यही बात है कि अतिरिक्त शक्तियाँ, व्यक्ति में जो शक्तियाँ विद्यमान हैं उनसे अतिरिक्त शक्तियों के विकास के लिए ज्ञान अपना कार्य करता है। अगली बात इसके अंतर्गत है व्यक्तित्व संबंधी। व्यक्तित्व संबंधी यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्थात कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक अच्छा स्वरूप प्रदान करने के लिए, एक आकर्षक व्यक्तित्व बनाने के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर बिना ज्ञान के व्यक्ति प्रयास करता है तो निश्चित एक सामान्य से व्यक्तित्व का उसका विकास होता है। अगर वो एक अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त करना चाहता है, विशिष्ट आदर सम्मान प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें ये बात स्पष्ट है कि उसमें उस तरह का ज्ञान होना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल कि गांधी जी निश्चित है कि वो एक विशिष्ट व्यक्तित्व थे, उनकी एक आवाज पे पूरी जनता उनके साथ हो जाया करती थी। क्योंकि जनता को किस तरह से समझाया जा सकता है, यह गांधी जी का विशिष्ट ज्ञान था जो उनमें था और उसी ज्ञान के बल पर वे लोगों को समझाने में कामयाब रहे और आज़ादी के लिए एक कहना चाहिए कि प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने उभर कर आए थे। अगली बात है भावी जीवन से संबंधित। भावी जीवन का विकास यानी कि एक व्यक्ति का भावी जीवन कैसे बन सकता है, अर्थात कि उसका भविष्य कैसा होगा, वो किस तरह का व्यक्ति होगा, इसके लिए आवश्यक है कि वह उसको ज्ञान, उसी तरह का ज्ञान, यानी जैसे अब एक को है कि मैं टीचिंग में ही जाना है, मैं टीचर बनूंगा, तो ये उसका कल्पना है, उसका भावी जीवन, उसकी योग्यता उसमें है, उसकी रुचि उसमें है, तो उसका भावी जीवन उससे जुड़ा हुआ है। ज्ञान उसके लिए उसे तैयार करता है कि भविष्य में आकर एक शिक्षक के रूप में आपको किस तरह से कार्य करना है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ज्ञान मनुष्य के भावी जीवन के लिए उसे तैयार करता है। अगली बात आती है नैतिक विकास।
नैतिक विकास। एक व्यक्ति का नैतिक विकास किस तरह से हो सकता है, किस प्रकार के नैतिक गुण उस व्यक्ति में होने चाहिए, किस प्रकार के नैतिक मूल्यों का उसे पालन करना, किस तरह से करना है। ऐसा नहीं है कि नैतिक मूल्य हमने समझा दिए, हमने उसमें उन गुणों को अपनाने के लिए उसे प्रेरित कर लिया, उसको उन्हें अपना लिया, लेकिन वही चीज अगर वो रूढ़िवादिता की दृष्टिकोण यानी कि एक बिल्कुल परिस्थिति के अनुसार अगर किसी प्रकार की आवश्यकता भिन्न है और उसके अनुसार उसमें भिन्नता का उपयोग करना है या अलग तरह से उन मूल्यों का उपयोग करना है और वो नहीं करता है, तो वो एक बात हो जाती है कि वो बिल्कुल परंपरागत रूढ़िवादिता की तरीके से वो अपनाता है। जैसे वर्तमान समय में निश्चित है कि आज गणेश चतुर्थी है। अब गणेश चतुर्थी के ऊपर इस उपलक्ष्य में, इस भावी पुण्य उपलक्ष्य में हम निश्चित है कि हम गणपति को घर पर लेकर आते हैं, ये हमारी परंपरा है, लेकिन हमारे नैतिक मूल्य भी यही। लेकिन इस समय हमारा नैतिक मूल्य क्या कहता है कि हमारी जो इस समय की परिस्थितियां हैं कोविड-19 इस महामारी में, कि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। अगर हम सार्वजनिक रूप से गणपति की स्थापना करते हैं तो निश्चित है कि भीड़ इकट्ठी होगी, तो हमारी नैतिकता ये कहती है कि हम निश्चित है कि हमारे आराध्य हैं, हम हमारी भावनाएं ऐसी हैं, या यूँ कहा जाए कि हमारे बचपन के ही संस्कार ऐसे हैं कि हम हमारे आराध्य को नहीं छोड़ सकते, तो हमें उनकी आराधना भी करें। तो ठीक है, आप अपने घर में करिए, आपके घर के 4 लोग, जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक रूप से किया जाए। तो कहने का मतलब कि नैतिक विकास किस तरह से आपको परिस्थिति वातावरण के अनुसार अगर किसी तरह के बदलाव की आवश्यकता है तो वो होना चाहिए, अर्थात कि नैतिक मूल्य क्या है, उनका उपयोग किस तरह से होना चाहिए, इसके लिए ज्ञान अपना कार्य करता है। अगला है मानवीय गुणों का विकास। मानवीय गुणों का विकास। ज्ञान मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करता है कि एक मनुष्य में किस प्रकार के दया, प्रेम, सहानुभूति के व्यवहार केवल मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र के प्रति किस प्रकार के मूल्य संस्कार उसमें होने चाहिए, इसके निर्माण में ज्ञान सहयोग करता है, या ज्ञान मनुष्य को इस चीज की शिक्षा प्रदान करता है, या इसका विकास करने में ज्ञान सहयोग करता। अगली बात आती है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना ज्ञान का ही कार्य है। कि वो कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता का उत्तरदायित्व होता है। जब बच्चा 21 वर्ष का होने लगता है, 20-21 वर्ष का, जैसे कि एक ये माना जाता है कि अब वो वयस्क हो गया है और अपनी जिम्मेदारियां वो जब स्वयं उठाने का लायक हो जाता है तो अपेक्षा की जाती है कि वो अब आत्मनिर्भर बने, अब किसी के और के ऊपर निर्भर न रहे, अपने निर्णय वो स्वयं ले, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो स्वयं प्रयास करे, किसी अन्य का सहारा उसे नहीं। अर्थात ज्ञान मनुष्य को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग प्रदान करता है कि मनुष्य को आत्मनिर्भर किस प्रकार से बनना चाहिए और एक मनुष्य किस प्रकार से अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकता है, किस तरह के प्रयास, उसे कैसे प्रयास करने चाहिए, किस तरह के प्रयास करने चाहिए, उसकी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार उसमें किस प्रकार की योग्यताएं हैं, उन सभी का जो विकास है वो ज्ञान के माध्यम से होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति आत्मनिर्भर बन पाता है। आखिर जो आती है इसमें आवश्यकता की पूर्ति। आवश्यकता की पूर्ति। आवश्यकता की पूर्ति, एक व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। जीवन को जीने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं एक व्यक्ति को होती है। इन आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण किया जाए, एक व्यक्ति किस तरह से कहां से अपने आवश्यकताओं के लिए संसाधनों को जुटाए, इन संसाधनों के माध्यम से वो किस तरह से अपने आप को, अपनी इस जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति को कर सकता है। अर्थात ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को उसकी वास्तविक आवश्यकताएं समझने में सहयोग मिलता है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति
प्रकृति के संसाधनों की जानकारी मिलती है, उनके उपयोग की जानकारी मिलती है और वो उनका किस तरह से कहना चाहिए कि उचित मात्रा में सही ढंग से उपयोग करें, इसका ज्ञान उसे प्राप्त होता है ज्ञान के माध्यम से। अगली बात आती है इसमें रोजगार की प्राप्ति। रोजगार प्राप्त करने में निश्चित है कि यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं कि अगर आपके पास ज्ञान होगा, जिस तरह का ज्ञान है उसी के अनुकूल आपको रोजगार प्राप्त होगा। अर्थात कहने का मतलब कि किसी भी प्रकार के रोजगार को करने के लिए आप में उस तरह का ज्ञान होना चाहिए, उस तरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए आवश्यक है कि ज्ञान का जो कार्य है वो व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करता है। अर्थात व्यक्ति संबंधी जो कार्य है उन कार्यों में एक व्यक्ति की अतिरिक्त शक्तियों का विकास किया जाता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति उसकी जो मूल जन्मजात शक्तियां हैं उनमें और अधिक किस प्रकार से विकास हो, ज्ञान इस कार्य को करता है। ज्ञान व्यक्तित्व का विकास करने का कार्य करता है। ज्ञान मनुष्य के भावी जीवन को उज्जवल और प्रभावी बनाने का कार्य करता है। ज्ञान मनुष्य के नैतिक संस्कारों का विकास करने का कार्य करता है। ज्ञान मानवीय गुणों का विकास करने का कार्य करता है कि एक व्यक्ति में किस प्रकार के मानवीय गुण होने चाहिए और किस प्रकार से उनका उपयोग से करना चाहिए। तो एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में का कार्य ज्ञान के द्वारा किया जाता है। ज्ञान व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और ज्ञान मनुष्य को रोजगार दिलाने का कार्य करता है। अर्थात व्यक्ति संबंधी कार्यों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्य हैं जो एक ज्ञान के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है आपका दूसरा है ज्ञान के समाज संबंधी कार्य। समाज संबंधी कार्य। ज्ञान के समाज से संबंधित क्या कार्य हो सकते हैं? अगर हम बिना किसी उसके जो कहते हैं शिक्षा शास्त्र की भाषा के बिना अगर हम बात करते हैं तो निश्चित है कि ज्ञान मनुष्य को समाज में रहना सिखाता है, समाज की संरचना के बारे में जानकारी देता है, समाज के विकास के बारे में मनुष्य को तैयार करता है, फिर समाज के साथ में हम की भावना का विकास करता है। कहने का मतलब एक सामान्य अगर बात करते हैं तो ज्ञान समाज के अस्तित्व को बनाए रखना और उसके विकास के लिए मनुष्य को तैयार करना है। तो सबसे पहला जो कार्य है सामाजिक नियम संबंधी। समाज का जो ये कार्य है इसमें ज्ञान का जो कार्य है वो समाज के नियमों का निर्धारण करना और इन नियमों का पालन कैसे हो, नियम किस प्रकार के हो, समाज के विकास में नियमों का किस प्रकार से योगदान हो, इसके लिए समाज ज्ञान जो है वो समाज के नियम संबंधी कार्य करता है। अर्थात एक समाज के नियमों का किस तरह से निर्धारण हो और इनका उपयोग किस तरह से होना चाहिए उसका निर्धारण तभी हो पाएगा जब हमें ज्ञान होगा कि समाज कैसा है, वातावरण कैसा, उसकी भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, वहाँ की जो कहना चाहिए सांस्कृतिक व्यवस्था या परंपराएं क्या, उसी के अनुकूल, क्योंकि सबसे किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक परंपराओं का निर्माण होना, उससे संबंधित नियमों का निर्धारण होना, ये निर्भर है वहाँ के भौतिक वातावरण पर, भौगोलिक वातावरण के ऊपर, भौतिक नहीं भौगोलिक वातावरण पर। अब भौगोलिक वातावरण जो है वो वहाँ की व्यवस्थाओं को, वहाँ की परंपराओं को एक दिशा प्रदान करता है। तो इसका ज्ञान के माध्यम से समाज को होता है उसी के अनुसार नियमों का या उसके सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। अर्थात कि भौगोलिक वातावरण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि भौगोलिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए ही वहाँ की विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाया जाता है। अगली बात यहाँ पर आती है प्राचीन साहित्य संबंधी। प्राचीन साहित्य, ठीक है।
उपनिषद ये क्या है, क्या कहते हैं, किस तरह की जानकारी इनसे प्राप्त होती है। तो ज्ञान, क्योंकि इनका संबंध समाज से, इनका संबंध शिक्षा से नहीं है, इनका संबंध व्यवसाय से नहीं है, उद्योगों से नहीं है, इनका संबंध किनसे है, समाज से है। क्योंकि रामायण महाभारत ये सब क्या है, ये समाज के अपने ही आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन करके मनुष्य, एक तरह से कहा जाए कि वर्तमान में हमारे जो समाज, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं राष्ट्र की, वो हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमें किस तरह के नियमों का पालन करना है, इसकी सारी सूचना किसमें अंकित है, संविधान के अंदर अंकित। लेकिन उस समय प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो उस समय हमारे पास कोई लिखित संविधान नहीं हुआ करता था, या कोई लिखित रूप में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन मनुष्य उसके बावजूद भी नियमों और सिद्धांतों के आधार पर जीवन को जीते थे। तो ये सब कहाँ से था, संविधान तब भी निर्मित था, लेकिन वो किसके अंदर, इन आध्यात्मिक ग्रंथों के अंदर जीवन जीने की कला को अंकित किया गया, लिखा गया। और वही जो था जिसे हम वर्तमान में संविधान कहते हैं, वो उस तरह की संवैधानिक जो विचारधाराएं हैं उनको उसमें संकलित किया गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक सामाजिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, समाज को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनुष्य को किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, इन सब का जो लेखा जोखा है हमारे इन प्राचीन साहित्यों में ही लिखा होता है। यानी कि ज्ञान इन प्राचीन साहित्यों के संरक्षण, इन प्राचीन साहित्यों में लिखी हुई जानकारी आदि को हमारे सामने एक सही अर्थ में प्रस्तुत करता है। क्योंकि जब हमें इसका सही अर्थ या मीनिंग पता नहीं होता है तो वो अनर्थ के, मतलब कहना चाहिए कि एक भ्रांतिपूर्ण अर्थ के रूप में जब मनुष्य के सामने रखा जाता है तो वह एक उस परंपरा का, या चाहे कितनी भी उत्कृष्ट कोटि की हो, लेकिन वह रूढ़िवादिता का रूप धारण कर ले। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए ज्ञान का कार्य है कि वो प्राचीन साहित्यों के संरक्षण और उनकी सही व्याख्या करने का कार्य करता है। अगली बात आती है इसके अंतर्गत सामाजिक कुरीतियों। कुरीतियों से संबंधित कुरीतियों से संबंधित, यानी कि जो हमारी कुरीतियां हैं वो क्या है, इन कुरीतियों के पीछे का कारण क्या है, इन कुरीतियों की वजह से किस प्रकार के परिणाम हमको देखने पड़ते हैं, इन कुरीतियों की वजह से किस प्रकार की समस्या का सामना हमें करना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुरीतियां क्या है जो समाज के व्यक्ति और समाज के विकास में बाधक है, किस तरह से ये बाधा होती है, किस प्रकार से मनुष्य के विकास में सबसे बड़ा घोड़ा होती है, इन सब के ये ज्ञान इन कुरीतियों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। अर्थात की कुरीतियां क्या है और इनसे किस तरह से बचा जाए, इसकी जानकारी देने का कार्य ज्ञान का होता है। अगली बात है सामाजिक सुधार। समाज सुधार। समाज सुधार क्या है, समाज सुधार कैसे होता है, समाज में किस तरह से सुधार किया जाना चाहिए, इन सब के लिए आवश्यक है कि ज्ञान के माध्यम से ये चीजें स्पष्ट की जाती हैं या समझाई जाती हैं। अर्थात समाज का में जो बुराइयां हैं उनका निवारण कैसे हो, उनसे किस तरह से हमें दूर रहना है, इसका इन सब को बताने का या इनको दिखाने का कार्य ज्ञान का है। अगली बात आती है धार्मिक उदार दृष्टिकोण। धार्मिक उदार दृष्टिकोण, सभी धर्म के प्रति एक उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी कि यहाँ ये बात समझनी बहुत अनिवार्य है कि एक क्योंकि भारत विविध धर्मों का राष्ट्र है, यहाँ पर विविधता इसकी विशेषता है, तो इस विशेषता में धार्मिक जो उदारता है अगर उसको नहीं अपनाया जाता है तो निश्चित है कि तनाव का वातावरण उत्पन्न हो
होता है और एक सांप्रदायिक जो वातावरण है उसकी वजह से समाज राष्ट्र दोनों का विकास अवरुद्ध होता है। तो किस प्रकार से सभी धर्म के प्रति आदर सम्मान की भावना हो, सभी धर्मों में किस प्रकार की विशेष समान बातें रखी गई हैं, इन सब की जो सूचना है या इन सबको बताने का और समझाने का कार्य ज्ञान का है और उसके आधार पर मनुष्य को एक उदार दृष्टिकोण किस तरह से अपनाना चाहिए इसको समझाने का या इसका विकास करने का कार्य ज्ञान का है। अगली बात आती है इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था संबंधी, सामाजिक व्यवस्था। एक समाज की व्यवस्था क्या है, किस प्रकार के समाज में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए किस किस प्रकार की व्यवस्थाओं का होना अनिवार्य है, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो समाज और राष्ट्र के विकास में, व्यक्ति के विकास में बाधा उसको उत्पन्न करती हैं, इन सबको बताने या समझाने का कार्य ज्ञान का है। और उस आधार पर ज्ञान मनुष्य को ये बताता है कि आपको सामाजिक जीवन किस प्रकार से जीना है, अर्थात समाज संबंधी कार्यों की अगर हम बात करते हैं ज्ञान के, तो ज्ञान सामाजिक नियमों के निर्धारण का कार्य करता है, ज्ञान प्राचीन साहित्यों का संरक्षण और उनकी सही उचित व्याख्या करने का कार्य करता है, ज्ञान कुरीतियों के बारे में अवगत कराकर और उन कुरीतियों से निवारण का कार्य करता है, समाज सुधार का कार्य ज्ञान का होता है कि समाज की बुराइयों को किस तरह से समाप्त करके और समाज में सुधार किया जाए, धार्मिक उदारता का जो कार्य है वो समाज का है, मतलब मनुष्य के बीच मन में धर्म के प्रति एक उदार दृष्टिकोण विकसित करने का कार्य करता है और सामाजिक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने का कार्य ज्ञान का हो। आज हमने दो प्रकार की बात करनी है ज्ञान के कार्यों की, अभी इसमें और पॉइंट्स बाकी हैं जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारे आज के इसके अनुसार ज्ञान के व्यक्ति संबंधी और समाज संबंधी कार्यों को स्पष्ट कीजिए। आज का जो हमारा होमवर्क है ज्ञान के व्यक्ति संबंधी व समाज संबंधी कार्यों को समझाएं। ठीक है, समाज के व्यक्ति संबंधी व समाज संबंधी कार्यों को ज्ञान के व्यक्ति संबंधी कार्यों और समाज संबंधी कार्यों को समझाइए। आपको इस प्रश्न को हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलिए। घर से निकलते हैं तो मुंह पर मास्क या कपड़ा बांध कर निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए या फिर सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।